बुद्धि, आखिर है क्या ये चीज? सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से, मतलब बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और ये हम सबको उलझाता आया है। तो आज चलिए इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना कि भाई इंटेलिजेंस क्या है, पर इसका जवाब उतना ही ज्यादा मुश्किल है। क्या ये बस ज्ञान है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत, या फिर कुछ और ही है? मतलब ये चीज हमारे वजूद के इतने सेंटर में है, पर फिर भी इसे किसी एक डेफिनेशन में फिट करना नामुमकिन सा लगता है। और देखिए, ये कोई नई परेशानी नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना बुद्धिमानों के लिए एक समस्या रही है। मतलब इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स भी इस सवाल पर आकर अटक गए। ये तो इंसान की खुद को समझने की जो सदियों पुरानी खोज है ना, ये उसी का एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस अनसुलझी पहेली की। फिर देखेंगे कि इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे किया गया है, उसे मापा कैसे जाता है, उसके लिए क्या टूल्स हैं, और सबसे जरूरी, आखिर ये सब जानना हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। ये समझना कि इंटेलिजेंस की ये जो पहेली है ना, ये कोई सिर्फ किताबों का सवाल नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी खोज है जो हमारी अपनी पहचान से जुड़ी हुई है। तो फिर सवाल उठता है, लोगों ने इसे डिफाइन करने की कोशिश की कैसे? चलिए एक सफर पर चलते हैं, पुराने ग्रंथों से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक, और देखते हैं कुछ सबसे इंटरेस्टिंग आइडियाज को। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे कि गीता, वो इंटेलिजेंस को सिर्फ दिमागी ताकत के तौर पर नहीं देखते। नहीं, उनका नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो नैतिकता पर, क्लैरिटी पर फोकस करता है। यहाँ गीता का क्लासिफिकेशन देखिए, कितना अनोखा है। ये इंटेलिजेंस को इस बेसिस पर नहीं जज करता कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस पर कि कोई सही और गलत में कितना फर्क कर सकता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये ज्ञान से ज्यादा विवेक की बात है। मतलब क्या सही है, क्या गलत, ये समझने की काबिलियत। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी में। यहां साइकोलॉजी ने इंटेलिजेंस को एक ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिए से देखना शुरू किया। बकिंघम में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सिंपल है ना? इंटेलिजेंस मतलब सीखने की एबिलिटी। फिर टामन आए और उन्होंने इस आइडिया को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। उनके लिए इंटेलिजेंस सिर्फ सीखना नहीं था, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता थी। आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करने की काबिलियत। और फिर आई डी वेक्सलर, जिन्होंने इन सब आइडियाज को मिलाकर एक, कह सकते हैं, एक ज्यादा कंप्लीट डेफिनेशन दी। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि किसी मकसद के साथ काम करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना और अपने माहौल के साथ असरदार तरीके से डील करना है। ये हुई ना असली दुनिया की होशियारी। तो सोचिए, अगर हम एक सिंगल डेफिनेशन पर ही सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमने इसे मापने की कोशिश कैसे शुरू कर दी? ये अपने आप में एक बड़ी मजेदार कहानी है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 1879 में पहली साइकोलॉजी लैब बनी, फिर 1905 में बिने साइमन टेस्ट आया, और 1916 तक तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल भी आ गया। मतलब देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदलीं। कुछ ही दशकों में हम दिमाग को समझने की कोशिश से उसे एक नंबर देने की कोशिश तक पहुंच गए। ये साइकोलॉजी के लिए एक रेवोल्यूशनरी टाइम था, जिसने हमारी सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में था एल्फ्रेड बिने का एक आइडिया, मानसिक आयु या मेंटल एज। इसका मतलब सीधा सा था कि हम किसी के परफॉर्मेंस को एक एवरेज बच्चे के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे, क्या एक 10 साल का बच्चा वाकई में 10 साल के बच्चे की तरह सोच रहा है, या 8 साल के बच्चे की तरह, या फिर 12 साल के? ये बहुत ही सिंपल बट सच में एक गेम चेंजिंग आइडिया था। और इसी मेंटल एज के कॉन्सेप्ट से निकला दुनिया का सबसे फेमस और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला भी, आईक्यू, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये स्कोर्स को कंपेयर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया, जिसने इंटेलिजेंस को एक नंबर में कैद कर दिया। तो अब जब आईक्यू का फॉर्मूला आ गया, तो इसे मापने के लिए तरह तरह के टूल्स भी बनने लगे। हर टूल का एक अलग मकसद था, और इन्हें हम कुछ मेन कैटेगरीज में बांटकर समझ सकते हैं। पहला बड़ा फर्क है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट्स में। मतलब, क्या आप एक इंसान का टेस्ट ले रहे हैं या फिर एक साथ पूरी क्लास का? इंडिविजुअल टेस्ट्स जो 1-on-1 होते हैं, वो ज्यादा डिटेल्ड और भरोसेमंद होते हैं,
पर उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। दूसरी तरफ है ग्रुप टेस्ट्स। ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के एग्जाम्स। अच्छा, दूसरा फर्क है वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट्स का। यानी क्या टेस्ट भाषा पर, पढ़ने लिखने पर निर्भर है, या फिर वो पिक्चर्स, डायग्राम्स और पजल्स का इस्तेमाल करता है। और ये फर्क बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल टेस्ट से हम उन लोगों की भी इंटेलिजेंस माप सकते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते या जो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो ठीक है, हमने डेफिनेशन समझ ली, मेजरमेंट समझ लिया, पर इन सब थ्योरी और टेस्टिंग का असली दुनिया में क्या काम है? मतलब ये सब इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, इन टेस्ट्स का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर होता है। स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन से लेकर बच्चों को सही एजुकेशनल ट्रैक पर डालने तक, कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, करियर में क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों में ये टेस्ट मदद करते हैं। यहाँ तक कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचानने में भी। मतलब हमारी ज़िंदगी के कई बड़े फैसलों में इनका रोल होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने के बावजूद हमें फेमस एजुकेशनिस्ट्स क्रो एंड क्रो की ये चेतावनी हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, संभवतया कोई भी बुद्धि परीक्षण पूर्ण नहीं है, कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं है। वो किसी इंसान की इंटेलिजेंस की पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता, वो बस एक झलक है, पूरी कहानी बिल्कुल नहीं। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। सोचिए, ये सारे टेस्ट हमें एक नंबर तो दे देते हैं, एक आईक्यू स्कोर, पर क्या वो नंबर सच में हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमोशनल समझ, हमारे कॉमन सेंस को माप सकता है? शायद नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस चल रही है और शायद हमेशा चलती रहेगी।